हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है। आपको बता दें कि नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने ऐसा पासा फेंका है जिसे सुन महाराष्ट्र के नेताओं में और महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। अमित शाह ने सीधा ऐलान कर दिया है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इससे शिवसेना जो शिंदे गुट है, शिंदे गुट वाली शिवसेना में काफी सियासी उथल पुथल हो गया है। इसी मायने को समझने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत जी जुड़ चुके हैं और इनसे समझेंगे कि आखिर बीजेपी से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या अमित शाह के ऐलान के बाद जो शिंदे गुट वाली शिवसेना है वो बीजेपी से अलग हो जाएगी? चलिए जानते हैं और बातचीत करते हैं। सर, क्या है मामला? अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कौन मुख्यमंत्री होगा और इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं? जी बिल्कुल पाठक, देखिए अभी महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और बहुत उठापटक चल रही है। कल ही हमने खुलासा किया था कि कैसे उद्धव ठाकरे, संजय राउत बीजेपी गुट की तरफ जा रहे हैं, मेल मुलाकातें चल रहे हैं। ये वंचित बहुजन वंचित अघाड़ी जो है प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, उनके नेता की ओर से एक खुलासा किया गया कल, और उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उहापोह मचा हुआ है। उसके बाद कल ही अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। मुंबई में पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के अध्यक्ष है, चंद्रकांत बावनकुळे, वो आशीष शेलार जो महाराष्ट्र के बड़े नेता है, और भी बाकी बड़े जो पार्टी के कद्दावर नेता है वो उस बैठक में शामिल थे और कार्यकर्ता थे। उन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, पदाधिकारियों को अपने संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने शिवसेना जो शिंदे गुट है उसके माथे पर चिंता की लकीरें ला दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो होगा वह हम लोगों का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर हम चुनाव जीतते हैं, आपको पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ना है और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ 10% वोटों में इजाफा करना है। अगर 10% वोटों में इजाफा हम कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आ जाएगी कि अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो अमित शाह ने एक तरह से यह भी संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि हमें सहयोगियों की जरूरत नहीं है। अगर आप ही पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर महाराष्ट्र में सत्ता में आ सकती है। और अमित शाह का आकलन ये इसलिए भी उन्होंने ये बात कही क्योंकि पिछले अगर हम आंकड़े देखें, इस बार का लोकसभा चुनाव के आंकड़े अगर छोड़ दें हम, हालांकि वोट शेयर में कोई बहुत अंतर नहीं आया है। लोकसभा सीटें भले ही कम मिली हो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में, लेकिन उसका वोट शेयर यथावत है। अगर आप देखेंगे वोट परसेंट तो लगभग 26-27% के आसपास वोट शेयर रहता है भारतीय जनता पार्टी का अकेले का महाराष्ट्र में, और वही वोट शेयर उसका लोकसभा चुनाव में रहा है। अगर मैं डेटा की बात करूं, थोड़ा सा मैं डेटा लेके आया हूं चुनाव पर। अगर मैं 2019 के जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए तो उसकी बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी और 26% उसका वोट शेयर था। यही 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो 28% के आसपास उसका वोट शेयर था और 122 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को अकेले को। और यही लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें अभी, तो भारतीय जनता पार्टी का 26.4% वोट शेयर अभी भी बरकरार है। मतलब वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में कमी नहीं आई है। 19 की बात करें तो 27.8% वोट शेयर था। तो 26, 27, 28% वोट शेयर बीजेपी को वहां मिलता रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी जमीन नहीं खोई है। अमित शाह ने यही कहा है कि उस जमीन को हमें, जो हमारी जमीन है वो बनी है, उसमें इजाफा करना है। और अगर हम 10% अपना वोट शेयर बढ़ा देते हैं तो जाहिर तौर पर बात है 105 सीटें, 122 सीटें अगर पिछले चुनाव में बीजेपी को मिली है, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी रही है, तो इतना वोट शेयर अगर इजाफा कर देते हैं तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बना लेगी और मुख्यमंत्री हम हमारा बनाएंगे। अभी देखिए, इससे पहले भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही था, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन चूंकि वहां पर सियासी उठापटक हुआ, उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी जाहिर की और उसके बाद उन्होंने एक तिकड़म भिड़ाई, पार्टी में थोड़ी सी टूट हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझौता करना पड़ा उद्धव ठाकरे के गुरूर को तोड़ने के लिए, और इसीलिए शिंदे को आगे करके, शिंदे के नाम पर पत्ता खेलकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया।
और फडणवीस ने खुद उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया, लेकिन अब शाह ने बता दिया कि अब वो परिस्थितियां नहीं है। अब हमने जो उद्धव का गुरूर तोड़ना था, उद्धव अब जगह पे आ गए उद्धव। न उनकी हालत क्या है महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखिए, ना कांग्रेस उनको तवज्जो दे रही है और न बीजेपी। और खबरें तो ये भी है कि वो बीजेपी के दरवाजे पर जा रहे हैं कि हमें ले लीजिए, अपने साथ ले लीजिए। रात के अंधेरे में मीटिंग हो रही है, 2 बजे संजय राउत के जो है वो जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। ये एमवीए के बड़े नेता जो है, माफ करिएगा, वंचित बहुजन अघाड़ी वीबीए जिसको कहा जाता है, उसके प्रवक्ता है, उन्होंने यह खुलासा किया है कि रात 2 बजे मीटिंग हुई है, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात। सवाल यही है ना कि जिस तरीके से संजय राउत आधी रात को जेपी नड्डा से मिलते हैं, उसके बाद अमित शाह का ऐलान होता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, उसके बाद अमित शाह अजीत पवार से मिलते हैं, उसके बाद से कांग्रेस इस तरीके से झटका देती है उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री फेस को लेकर, तो आखिर सियासी समीकरण क्या चल रहा है? महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर करवट ले रही है? नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो तो खिचड़ी बनी हुई है इस वक्त, और दोनों ही दलों में बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। कांग्रेस को यह कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बना लेगी, इसलिए कांग्रेस भी अपने सहयोगी दलों को भाव देने के मूड में नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस अपनी राह अलग चलने की कोशिश में है। अभी कल ही पृथ्वीराज चौहान का ऐसा बयान आया है कि जिसके बाद उद्धव ठाकरे के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब शरद पवार कह चुके हैं पहले कि नहीं, हम सीएम के फेस का ऐलान नहीं करेंगे, जिसकी ज्यादा सीटें आएगी उसका सीएम होगा। उद्धव ठाकरे इनसे अलग है, वो कह रहे कि नहीं, सबसे पहले सीएम के नाम का ऐलान करिए, भले ही आप अपनी पार्टी का ले लीजिए, हम ऐलान कर देंगे। तो हर जगह से तिकड़म मची हुई है। इधर अजीत पवार जो है वो अपनी डफली अपने राग पे चल रहे, कि कहां जाएंगे वो, इसी पर अभी तक बात नहीं बन पा रही है। शिवसेना शिंदे गुट जो है तटस्थ है, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जमीन सत्ता के साथ रहने में ही हमें लाभ है। जिस तरीके से अमित शाह ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो क्या इसके बाद शिंदे वाली शिवसेना कहीं अलग थलग तो ना पड़ जाएगी, कहीं एनडीए से अलग ना चली जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता नीतीश, इसलिए क्योंकि देखिए, शिवसेना के 2 गुट होने के बाद एकनाथ शिंदे को सत्ता की जरूरत है, सत्ता के सहयोग की जरूरत है। अगर एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़कर सिंबल शिवसेना का हथिया पाए हैं, और अगर उनके साथ इतने नेता आए हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको साथ नहीं देती, उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारा साथ देती उस वक्त, तो हमारी पार्टी नहीं टूटती, और ये जाहिर है, राजनीति है। शिंदे को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला, सहयोग मिला, तभी शिवसेना के 2 फाड़ हो पाए, और इस वक्त में उनको सीएम भी बना दिया गया। अब इससे ज्यादा एकनाथ शिंदे को क्या चाहिए? तो अगली बार वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। शर्त यही होगी कि डिप्टी सीएम, हमने भाई एक सीएम डिप्टी सीएम बन सकता है फडणवीस, तो अब शिंदे डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकते? तो फिर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो उन्होंने कहा, ये इस बात से आप लगा सकते हैं कि अमित शाह ने इसी बैठक में कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी है। तो ये इशारा था कि फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो जिस तरीके से विपक्ष जो है वहां पर कांग्रेस, उद्धव और एक तरफ शरद पवार का जो एनसीपी है, वहां भी सियासी उथल पुथल है, तो कहीं उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ आना नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हो? नहीं, ये खबरें हैं अंदर ही खाने कि उद्धव ठाकरे अलग थलग अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के दर पर आ रहे हैं, बार बार दिल्ली में हाजिरी लगा रहे हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ओर से अनसुना, अनदेखा किया जा रहा है उनको। वो डिमांड्स कर रहे हैं कि अब तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए 26 नवंबर अंतिम डेट है। 26 नवंबर से पहले चुनाव महाराष्ट्र में हो जाने हैं, नतीजे आ जाने हैं, और चुनाव आयोग भी इस बात पर ऐलान कर चुका है कि हम 26 नवंबर से पहले चुनाव कर देंगे। चुनाव तो इन्हीं के साथ हो जाते हैं, भाई डेट यही थी, लेकिन चूंकि वो गणेश उत्सव का हवाला देकर चुनाव आयोग ने इसको आगे बढ़ाया। आप देखिए, हरियाणा का नतीजा आने के 1-2 दिन के बाद ही महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और 26 नवंबर से पहले मतदान करके नतीजे आ जाएंगे महाराष्ट्र के। तो समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं, तो इसीलिए अब तक सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही है, कांग्रेस उद्धव को इंटरटेन नहीं कर रही है। आप देखिए, वो कह रहे हैं, मीटिंग में कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे का आप ऐलान कर दीजिए, मैं उसका साथ दूंगा। उस पर तो आप ऐलान नहीं करते।
पीछे से जाकर चुपके से आप कह देते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। तो ये कहीं ना कहीं उद्धव को बताया जा रहा है, क्योंकि उद्धव की जो डिमांड्स है बहुत ज्यादा है। वो कह रहे कि सबसे ज्यादा सीटें मुझे चाहिए, मुख्यमंत्री हमारा होगा, चलिए मुख्यमंत्री आपका दे देंगे, सीटें हम ज्यादा लड़ेंगे तो ज्यादा जीत के आएंगे तो फिर नौटंकी करेंगे। तो ये उसकी स्ट्रेटेजी को कांग्रेस समझ गई है। और चूंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजा हैं उसमें उद्धव का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा है, यूबीटी का सबसे कम सीटें जीती है, सबसे कम वोट शेयर मिला है, सबसे मतलब बुरा परफॉर्मेंस रहा है यूपी में। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। हाँ। सुनील जी, आप भी जानते हैं कि मुद्दे अलग अलग होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है उद्धव गुट का विधानसभा चुनाव में। नहीं, परफॉर्मेंस किस मुद्दे पे आप बताइए? उद्धव ठाकरे किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? उन्होंने कुछ दिनों तक महाराष्ट्र की सरकार चलाई, कुछ दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, उस कार्यकाल के नाम पर जाकर वो वोट मांगेंगे तो उसकी क्या उपलब्धियां हैं उनकी, वो जनता को बताना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जितने दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने जो सरकार चलाई उसमें ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि उनके पास है। उसके बरक्स आप भारतीय जनता पार्टी में शिंदे गुट को आप देखेंगे तो शिंदे गुट ने कई उपलब्धियां अपने नाम कर ली। मसलन महिलाओं को लाडली बहन योजना, भाऊ के लिए लाडला भाऊ योजना, आप कल परसों ही गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दिया। जिस तरह से वहां पर एक पोलराइजेशन वाली जो स्थिति है उसमें रामगिरी महाराज के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है और उसके बावजूद सरकार तटस्थ होकर उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो एक संदेश देने की कोशिश की है। जो यूबीटी शिवसेना की जो छवि थी, जो पुराने बाला साहेब ठाकरे वाली जो शिवसेना की छवि थी कि हिंदू हृदय सम्राट, वो वाली छवि एक्वायर करने की कोशिश की है शिंदे ने, और यूबीटी को यह बताने की कोशिश की है कि यह तुष्टीकरण वाली शिवसेना है। तो फिर उद्धव ठाकरे का क्या होगा? उद्धव ठाकरे कहां जाएंगे फिर? उद्धव ठाकरे अभी यही तय करने में लगे हुए कि हम कहां जाए, क्योंकि वो बड़े उहापोह और कंफ्यूजन की स्थिति है। दिखाने में के लिए तो एक तरफा ये कि हम एक साथ ही दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत उहापोह तूफान वाली स्थिति है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अलग थलग हो चुके हैं। आप देखिए जिस तरह से उनको नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, जिस तरह सीटें घटी उनकी, जिस तरह से ज्यादा सीटों पर लड़कर भी वो जीत नहीं पाए, तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक कोने में अलग थलग महसूस कर पा रहे, क्योंकि जिस तरह से वो चक्कर काट रहे दिल्ली के और उनकी अनसुनी कोई सुन नहीं रहा है। शरद पवार से वो कह रहे कि यार सीएम का नाम का ऐलान कर दो, वो कहते हैं कि नहीं भाई, जो सीटें होगी उसके बाद होगा। कांग्रेस कह रही कि नहीं हम अपना बनाएंगे। तो उद्धव ठाकरे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो अपने आप को एक अलग कोने में ठगा सा महसूस कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है लगातार सहयोगियों को धोखा दे रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले तो अखिलेश यादव को धोखा दे दिया, अब सुनने में खबर आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे को कांग्रेस धोखा दे रही है। तो धीरे धीरे तो सहयोगी दलों का, क्षेत्रीय दलों का विश्वास तो कांग्रेस से टूट रहा है। धोखा नहीं कह सकते नीतीश इसको आप। हाँ, कांग्रेस पार्टी को ये कह सकते हैं आप कि जो उसको अब कॉन्फिडेंस आ गया है, जो उसका एक कॉन्फिडेंस लैक हो गया था, जो उसकी जमीन दरक गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आने के बाद कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन वापस लौट गई है, और इसीलिए हालांकि उत्तर प्रदेश में वो रिस्क नहीं लेगी, लेकिन अखिलेश कांग्रेस की मदद दूसरे राज्यों में चाह रहे थे, जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में सीट मांग रहे थे। लेकिन कांग्रेस जहां अपनी जमीन मजबूत है, अपनी रोटी में से शेयर किसी को नहीं देना चाहती है। इसको धोखा नहीं कहेंगे, और राजनीतिक अपनी चालाकी है एक तरह से, लेकिन वो अखिलेश के कंधे पर सवार होकर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाना चाहती है। तो वहां पर अखिलेश ने कह दिया है कि अगर हमारी इधर मदद नहीं करेंगे तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की ओर से धोखा दिया गया ये नहीं कह सकते। इधर भी उद्धव को इस कंडीशन में ला देगी कांग्रेस कि उद्धव खुद ही छोड़ के चले जाए। उद्धव को ये बाहर नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आप देखें बीजेपी में सेम स्थिति अजीत पवार की है। अजीत पवार इस मीटिंग के बाद अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है, और अजीत पवार जब मिले अमित शाह से तो बड़ी ये महत्वपूर्ण मीटिंग थी। वो इसीलिए क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों के भीतर अजीत पवार को लेकर एक उहापोह की स्थिति है। ना बीजेपी का काडर चाहता है, न शिवसेना शिंदे गुट का काडर चाहता है, और न आरएसएस चाहती है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की जो महाविकास माफ करिएगा जो महायुति है उसमें बने रहे। और एक तरह से आप देखे होंगे कि अजीत पवार को भी ये लग रहा है, इसलिए उनके बयानों में बदलाव आया है। वो ताई के लिए उनकी जुबान बदल गई है, सुप्रिया सुले के लिए, चाचा के लिए उनकी जुबान बदल गई है।
तो वो आप देखिए चुनाव से पहले बहुत कुछ महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, और उसके पीछे वजह यह है कि जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट है वो मुस्लिम राजनीति को लेकर आक्रामक है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो स्टैंड है, अजीत पवार का स्टैंड अलग है मुस्लिमों को लेकर। खास तौर पर वो अपनी सेक्युलर वाली भूमिका में रहना चाहते हैं, और यही इन दलों के बीच एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसी को लेकर जिस तरह से तनातनी पिछले दिनों महाराष्ट्र में देखने को मिली, क्योंकि इन दो पार्टियों का तो मत एक है, ये हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हैं और जो तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है, लेकिन अजीत पवार कहीं ना कहीं दोनों तबलों पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं, और उसी को लेकर तनातनी भी होती रहती है दोनों दलों के बीच। उसी को लेकर अमित शाह के साथ ये बैठक थी। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो जिस तरीके से अमित शाह ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा, इसका सियासी मायने हम आपको समझाएं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।